राज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में लगने वाले रोग और उनकी रोकथाम। तुलसी की खेती करके हो सकते हैं मालामाल। प्रदेश के जिन भाइयों ने धान की रोपाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय कीले निकलने की अवस्था पर है और इस समय फसल पर कई हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की पैदावार बाधित करते हैं। इसलिए समय रहते धान की फसल में इन रोगों का नियंत्रण आप कैसे करें, आइए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार से। बिहार में जो कहीं कहीं सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत कम हो रही है और कुछ इलाकों में बाढ़ वाला स्थिति है, पानी का वहाँ कमी नहीं है। तो दोनों स्थितियाँ में हमारे धान में अलग अलग बीमारी आती है। तो जो सुखाड़ की स्थिति में उसमें अभी पत्र लांछन या पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं ब्राउन स्पॉट। तो ब्राउन स्पॉट सीडलिंग स्टेज में भी आता है, जब आप बिचड़ा लगाते हैं या सोइंग करते हैं, बिचड़ा के तैयार करते हैं तो उसमें भी आता है, और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें भी आता है। धान का ये रोग देश के लगभग सभी हिस्सों में फैला हुआ है, खासकर उत्तर बिहार का ये प्रमुख रोग है। ये एक बीज जनित रोग है जो हेलमिंथो, स्पोरियम और आइजी द्वारा उत्पन्न होता है। पत्ती धब्बा रोग धान की फसल को बिचड़ा से लेकर फसल पकने तक नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर गोलाकार भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार कम होती है और रोग उग्रता होने पर दाने भी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे उनकी अंकुरण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप बीज उपचार किए ही होंगे, बीज उपचार से भी काफी इसका हो जाता है। ये प्रमुख रूप से अगर ये बीमारी आपके खेत में आया हुआ हो तो कम से कम अपने खेत को ड्राई न रखें, मतलब कि सूखा न पड़ने दें, पानी का व्यवस्था करें। और दूसरा चीज़ है कि उसमें उचित मात्रा में पोटास और फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का कम मात्रा में या स्प्लिट डोज में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आप इसके बचाव के लिए कार्बेंडाजिम का मात्रा 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, या कॉम्बिनेशन में भी दवाई आता है जैसे कि फफूंदनाशक आता है, जैसे कि जिसको कि हम लोग कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का मिश्रण आता है, उसका आप 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। धान का खैरा रोग ये समस्या जस्ते की कमी के कारण होती है। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवा धब्बे उभरने लगते हैं। रोग की तीव्र अवस्था में रोग ग्रसित पत्तियां सूखने लगती हैं, कल्ले कम निकलने लगते हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई से पहले ही खेत की तैयारी के समय डालें।
अगर खड़ी फसल में ये रोग दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 5 किलोग्राम चूना 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करें। अगर रोकथाम न हो तो 10 दिन बाद पुनः 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सुखाड़ के स्थिति में दूसरा जो प्रमुख बीमारी है वो बीमारी है, आप जानते हैं कि जिसको कि झोंका कहा जाता है या ब्लास्ट कहा जाता है। पूरा आपका खेत जला हुआ लगता है। तो इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि पौधे के पत्तियों पे जो सीडलिंग स्टेज में हो या जब पौधा बड़ा भी हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अभी जो है उसके जो धब्बे हैं, गोलाकार धब्बे इसमें नहीं होते, इसमें नाव के आकार के धब्बे होते हैं या आँख के आकार के धब्बे होते हैं और बीच में धूसर रंग का या जो है ऐश कलर का या राख के कलर का होता है और बाहरी जो उसका जो आवरण है उस पे जो है आप देखेंगे कि भूरे रंग का जो है धब्बा बनता है। मतलब अगर इसको बचाव आपको करना है तो जो है फर्टिलाइज़र का बैलेंस डोज का आप इस्तेमाल करें। अगर आवश्यकता से ज़्यादा आप यूरिया डाल देंगे तो ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। अब जो लास्टली जो है फफूंदनाशक हमको इस्तेमाल करना है, तो फफूंदनाशक में बाज़ार में ट्राईसाइक्लाजोल नाम की आराम से मिल जाता है। 600 ग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि बहुत स्थिति खराब है तो आप 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे दूसरा छिड़काव भी कर देंगे। सफेदा रोग ये फसल में लौह तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसके प्रकोप से नई पत्तियां कागज जैसी सफेद निकलती हैं। बता दें कि धान में ये रोग नर्सरी तैयार करते वक्त अधिक लगता है। इस रोग के निदान के लिए 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप इसके नियंत्रण के लिए 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने को प्रति हेक्टेयर लगभग 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जो बाढ़ वाली स्थिति में है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक बीमारी आने का चांस है जिसको कि बैक्टीरिया या जीवाणु से जो बीमारी होता है। तो इसको बचाव करने के लिए एक खेत का पानी दूसरे खेत में न जाने दें। अगर आप जाने देंगे तो जीवाणु जो इसके कारक हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में चले जाएंगे और जो बगल वाले खेत में जो स्वस्थ पौधा है उसको भी ये लोग क्या है कि ये इन्फेक्ट कर देगा। इसके बचाव के लिए आप जो है बाज़ार में उपलब्ध है जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका 3 किलोग्राम मात्रा 50 ग्राम स्ट्रिप्टोसाइक्लिन के साथ मिश्रण करके प्रति 1000 लीटर पानी को इस मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे और एक छिड़काव जो है जल्दी से जल्दी कर दें। अगर ये स्थिति आपका देखेंगे बहुत ख़राब स्थिति में है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतर पे आप जो है दूसरा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि आप इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। घर घर में मिलने वाली तुलसी की महिमा से शायद ही कोई अनजान होगा। जहां एक और तुलसी की पूजा होती है, वहीं इसका औषधीय क्षेत्र में भी काफी योगदान है। तुलसी के सभी भाग जैसे जड़, पत्ती, तना, फूल और बीज का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जाता है और इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान कम समय में लाखों की आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए तुलसी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से।
वैसे तो कहा गया है कि जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है वही तुलसी है। तुलांग अस्यतीति नास्यतीति इति तुलसी, यानी यह ऐसा पौधा है जिसे बहुत से बहुत गंभीर बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है। साथ ही घरेलू उपचार के लिए और जो अभी मार्केट में इसके अनेक असंख्य प्रोडक्ट आ रहे हैं। तुलसी की उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज तुलसी की कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनमें बहुत सी विशेषताएं हैं और बाजार में इनकी अच्छी मांग भी है। इसकी खेती से आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसकी खेती करने से पहले बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसकी जानकारी के लिए केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौष संस्थान लखनऊ में संपर्क करें या नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। अभी जैसे तुलसी के लिए जो पवित्र तुलसी है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम, जिसका पहले ओसिमम सेंक्टम नाम है, उसमें सीम आयु और सीम आंगन, ये दो प्रजातियां जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ जो CSIR की संस्थान है उन्होंने बहुत पहले से रिलीज किया हुआ है। यह काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी जरूरी है, इसमें जल जमाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और आप नर्सरी का जो बीज है वो पहले बेड में तैयार करना है। बेड आप अपनी सुविधा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना बेड आपका रहेगा उसी अनुसार से बीज की उसमें पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए बुआई की जाती है। अगर आप 15 फीट 4 और 9 फीट के माप का आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से अलग अलग बीज लगेंगे। और अगर किसी कारणवश उतने बड़े बेड आप नहीं बना पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति में आप बेड को कम भी कर सकते हैं और आप अपनी अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जब आप नर्सरी आपका तैयार हो जाता है तो कुछ दिन के पश्चात जब उसमें 5, 6, 7 पत्तियां निकलने लग जाएं तो फिर उसका पौधारोपण किया जाना चाहिए। साधारणतया 6 सप्ताह पुराने जिसमें सीडलिंग आ गए हैं उसको आप 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर अथवा 50 सेंटीमीटर से कहीं कहीं बताया जाता है कि ज़्यादा के स्पेसिंग में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 40 सेंटीमीटर से कम की स्पेसिंग इसमें प्रयुक्त ना की जाए। तुलसी की फसल में बहुत से गुण होते हैं। इन गुण को बनाए रखने के लिए किसान को सलाह है कि तुलसी की फसल में किसी भी दशा में रासायनिक खादों या दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाए। खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और जहां तक फर्टिलाइजर के डोजेस की बात है तो उसमें पहले से आपकी अगर जमीन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है तो उसकी आप जांच कर लें। वैसे कम से कम अगर आपने कभी नहीं शुरू किया हुआ है तो 10 टन से ऊपर अगर आप फार्म यार्ड मेन्योर का एक बार प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर रोपाई के समय गोबर की खाद या अन्य जैविक खाद का प्रयोग किया गया है तो खड़ी फसल में पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फसल बरसात में लगाई जाती है तो सिंचाई की भी अधिक जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सितंबर माह के बाद सिंचाई करनी पड़ती है। बरसात में ध्यान दें कि खेत में पानी जमा न हो। फसल में किसी रोग या कीट की समस्या नहीं आती है, ऐसे में किसी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कम से कम 5-6 महीने के बाद ये फसल में पत्तियां जो है अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाती हैं और उस पत्तियों के में जितने ज़्यादा चमकीलापन आपको दिखाई पड़ने लगेगा, समझ में आना चाहिए कि पत्तियां मैच्योर हो रही हैं और उसमें अधिक से अधिक एसेंशियल ऑयल जो है इसका भरपूर मात्रा में मिलने की संभावना है। तब आप हार्वेस्टिंग करें और यह पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग होगी, लेकिन साथ ही साथ खरपतवार का आपको पूरा ख्याल रखना होगा कि वहाँ किसी प्रकार के खरपतवार ना हो और किसी प्रकार के केमिकल का भी छिड़काव के लिए हम मनाही करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जैविक खेती में इस बात को पूरा ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो रासायनिक या अवयव हैं, उनके जो नेचुरल कंपोनेंट है उसको किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त वो ना हो। और जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो 6 घंटे के भीतर ही पत्तियों का एसेंशियल ऑयल निकालने की प्रक्रिया आपको जारी कर देनी चाहिए। और बाद में अगर आपने बीज के लिए पौधा छोड़ा हुआ है तो बीज का अलग मार्केट है, पत्तियों का अलग मार्केट है
और ऑर्गेनिक तुलसी का एक टी के रूप में भी फार्मिंग स्टार्ट हुई है। फिर इसके यूजिनॉल कंपोनेंट तेल के लिए भी तो थोड़ा सा आपको और भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने की जरूरत है। अगर आपके पास उपकरण नहीं है जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का, तो आप समूह बना करके या और किसी भी प्रकार से, लेकिन हार्वेस्टिंग करके पत्तियों को तुरंत डंप नहीं करना चाहिए, छोड़ यूं ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस या किसी प्रकार का कीट का आक्रमण भी हो सकता है। इसलिए जल्द से जल्द इसे एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया इसमें अपनानी चाहिए। इस तरीके से वैज्ञानिक खेती करेंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों, तो आपको अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है और आप अपना इस फील्ड में एक व्यावसायिक खेती का कैरियर अपना सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। कृषि विज्ञान केंद्र ग्राम निर्माण मंडल सर्वोदय आश्रम सोखो देवरा नवादा से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आसमान में मुख्य रूप से बादल रहने के साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। जिनकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान मक्का की बुवाई मेड़ों पर करें। बीजों की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राइजिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बाजरे की उन्नत किस्में पूसा 605, संकर बाजरा, पूसा 415, संकुल बाजरा, पूसा 383, HSB 67, इसके अलावा अन्य संकर किस्मों का चयन कर बुआई करें। बाजरा के बीजों को थीरम या मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। ये समय बैगन फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान भाई पौधशाला में कीट अवरोधी नायलॉन की जाली का प्रयोग करें ताकि रोग फैलाने वाले कीटों से फसल को बचाया जा सके। पौधशाला को तेज धूप से बचाने के लिए छायादार नेट द्वारा 6.5 फीट की ऊंचाई पर ढक सकते हैं। इस मौसम में फसलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिलाकर 5.0 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस
1 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढों में डालकर गड्ढे को पानी से भर दें ताकि दीमक सफेद लट से बचाव हो सके। पौधे किसी प्रमाणित नर्सरी से ही खरीदें। मौसम को देखते हुए बकरियों को कृमिनाशक दवाई फेनबंडाजोल 125 mg का प्रयोग खिलाने में करें। प्रतिदिन बकरियों को 5 ग्राम नमक व 10 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य देना चाहिए। दुधारू पशुओं को दाना मिश्रण के रूप में भूसा, चोकर, खली, नमक, हरे और शुष्क चारे का मिश्रण, मिनरल मिश्रण अवश्य देना चाहिए। पशुपालक अपने पशुओं को बारिश के जल जमाव से अपने पशुओं को बचाएं। इस समय पशुओं में खुरपका, मुंहपका रोग और कृमियों की संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इससे बचाव हेतु पशुपालक पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण और पशुओं को कृमिनाशक दवा जरूर पिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चकला, जिला किशनगंज के कृषक जगदीश सिंह ने। ये टमाटर की फसल में लगने वाले कीट व रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगदीश सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, हमारे देश में टमाटर की फसल बहुत तादाद में किसान भाई लगाते हैं और अच्छी फसल पैदा करने के लिए, ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए उसमें लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, टमाटर में फल छेदक जो कीट है बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसमें टमाटर की फसल को खराब कर देता है और जो इसकी इल्ली है टमाटर के अंदर घुस कर के उसको खराब तो करती है और उसमें छेद कर देती है, जिसके कारण बाजार में उसकी कीमत काफी गिर जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसके अलावा टमाटर की फसल में मुख्य रूप से टेला यानी जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहो, सफेद मक्खी आदि प्रकार के रस चूसक कीट भी फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं और हमारे स्वस्थ पौधों को खराब करते हैं। किसान भाइयों, आप अगर खेत में ये आपको दिखाई दें तो इसमें नीम के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों आप नीवोन दवा ये भी 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये रस चूसक कीट से टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाएगी। और इसमें जो लगने वाले रोग हैं जिनको ये कीट बढ़ाते हैं, जैसे पर्णकुंचन है, पीला मोजैक है, इनका नियंत्रण भी हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, टमाटर की फसल में कई प्रकार के रोग आते हैं और इन रोगों के कारण भी हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होती है। टमाटर की फसल में मुख्य रूप से एक अगेती झुलसा रोग
और एक पछेती झुलसा रोग। 2 प्रकार के ये जो रोग पत्ती पर आते हैं, अगेती और पछेती झुलसा रोग, इससे हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान होता है। अगेती जो झुलसा रोग है वो 30 दिन की फसल जब हमारी छोटी होती है उस अवस्था में गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और पछेती झुलसा में भी जो है ये बी आकार के धब्बे ऊपर की सतह से नीचे की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी टहनियों पर या जो मुख्य उसकी शिरा होती है, मुख्य जो उसकी ब्रांच होती है या शाखा होती है, उस पर भी ये काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। किसान भाइयों, पहला छिड़काव मैनकोजेब का करें। मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 500 लीटर पानी में 1500 किलोग्राम दवा का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव रिडोमिल MZ72 नामक दवा है। यह दवा 1000 ग्राम दवा प्रति 500 लीटर पानी में घोल बना करके आप जो है इसका 2-3 बार छिड़काव करेंगे तो ये जो झुलसे रोग हैं, दोनों प्रकार के झुलसा, ये आगे नहीं आएंगे और आपका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा भी किसान भाइयों, इसमें एक श्याम वर्ण रोग आता है। कई बार पत्तियों पर जो है अनियमित आकार के या ये किडनी के आकार के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। गहरे भूरे धब्बे, काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार का रोग अगर आपको दिखाई दे तो इसमें जो है बोडो मिश्रण 1% बोडो मिश्रण का छिड़काव करें। ये कई प्रकार के रोग जो है नहीं आएंगे और आपकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी और आपकी फसल में जो टमाटर हैं वो भी चमकीले और गोल और अच्छी गुणवत्ता वाले आपको मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।